हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जू बॉटनी सेंटर। आई एम विकास कुमार। तो पिछले दिन हम लोगों ने क्या बात किए थे? पिछले दिन हम लोगों ने वृषण कोश पर बात किए थे, स्क्रोटम पे बात की थी। स्क्रोटम क्या है? वो नर का बाह्य जननेंद्रियाँ है। उसी पर हम लोग बात कर रहे थे, उसका स्ट्रक्चर, उसके बारे में समझे कि वो हैं क्या। वो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कंपैरिजन में 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को वो कम करते हैं ताकि टेस्टिस को स्पर्म बनाने में आसानी हो। टेस्टिस को थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म बनाने के लिए, इसीलिए कि वो स्क्रोटम में टेस्टिस पाए जाते हैं ताकि स्क्रोटम उसका टेम्परेचर को कम कर सके। तो बताए थे कि कल टेस्टिस, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस रहते हैं। टेस्टिस के अंदर जो लिक्विड भरे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोसिल बोलते हैं। वो किससे, उदर गुहा से किससे जुड़े होते हैं? उसके जो कैविटी होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वेजिनल सिलोम, उसके कैविटी को बोलते हैं। इंगुइनल कैनाल से वो जो है उदर गुहा से जुड़े होते हैं। और टेस्टिस का निर्माण जो है कहाँ पर होते हैं? वो एब्डोमिनल कैविटी में, उदर गुहा में होते हैं। वो जन्म के मतलब कह सकते हैं भ्रूण के विकास के 7वें महीने में वो उदर गुहा से भ्रूण कोश, वृषण कोश में आते हैं। तो ये सब बात कल हम लोगों ने किए थे। आज हम लोग बात करेंगे किस पे? वृषण पे, टेस्टिस पे। क्योंकि पहले स्क्रोटम के बारे में समझ गए, वृषण कोश के बारे में समझ गए, अब टेस्टिस वृषण के बारे में समझेंगे। यही सबसे इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि स्पर्म का निर्माण यही करते हैं, वृषण ही करते हैं, इसीलिए वृषण पर बात करते हैं। वृषण क्या है? यह नर का प्राथमिक लैंगिक अंग है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है? तो टेस्टिस है, वृषण है। और मादा का ओवरी है। इसे मेल गोनाड्स भी कहते हैं। वृषण को या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को मेल गोनाड्स भी कहते हैं। वृषण कोश में एक जोड़े होते हैं। वृषण जो है, वृषण कोश के कल स्ट्रक्चर बताए थे, ऐसे होते हैं। ये मतलब लेफ्ट वाला थोड़ा बड़े होते हैं और राइट वाला थोड़ा छोटा होते हैं। तो एक टेस्टिस यहाँ पर होंगे, दूसरा टेस्टिस यहाँ पर होंगे, 2 टेस्टिस होंगे। दोनों टेस्टिस जो है, वृषण जो है, ये एक जोड़े हो गए। वही कह रहे हैं कि वृषण कोश में, वृषण कोश के अंदर है वृषण, तो एक जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? एक जोड़े, 1 और 1 2। समझ पाए? कितने होते हैं? एक जोड़े। क्वेश्चन पूछिए अगर कि वृषण की संख्या क्या होती है, तो वो एक जोड़े होते हैं, 2 कह सकते हैं। वयस्क में प्रत्येक वृषण अंडाकार तथा लंबाई, देखिए वृषण का जो आकार है वो कैसा है? अंडाकार है। और इसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होते हैं तथा चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होते हैं। किनका? वृषण का। ठीक है। वृषण उदर गुहा से वृषण रज्जु स्पर्मेटिड कॉर्ड द्वारा जुड़े होते हैं। पहले बताए थे स्क्रोटम जो उदर गुहा से जुड़े होते हैं किसके द्वारा? इंगुइनल कैनाल के द्वारा। अब बता रहे हैं कि वृषण कोश, ये जो वृषण कोश है, ये वृषण जो है, ये भी उदर गुहा से जुड़े होते हैं। तब ना टेस्टिस जो है स्पर्म का निर्माण करेंगे, तो इसके निर्माण के लिए भोजन की तो आवश्यकता होगी। तो भोजन कहाँ से मिलेंगे? तो ये उदर गुहा से वृषण रज्जु स्पर्मेटिड कॉर्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। स्पर्मेटिड कॉर्ड में क्या क्या पाए जाते हैं? स्पर्मेटिड कॉर्ड में जो है आर्टरी, वैन, धमनी और सिरा पाए जाते हैं, जिसके द्वारा रक्त इसके पास आते हैं और रक्त के साथ भोजन भी इसके पास आते हैं। तो वृषण उदर गुहा से वृषण रज्जु द्वारा जुड़े होते हैं। वृषण कोश से गवर्नाकुलम द्वारा जुड़े होते हैं। ये वृषण कोश है, ये वाला, और इसमें जो टेस्टिस है, वृषण है, ये भी जो है इससे जुड़े रहते हैं। इस जगह पर ऐसे एक ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं गवर्नाकुलम। ये जो स्क्रोटम से, टेस्टिस जो स्क्रोटम से जुड़े होते हैं, किसके द्वारा जुड़े होते हैं? गवर्नाकुलम के द्वारा जुड़े होते हैं। समझ पा रहे हैं? गवर्नाकुलम वृषण को उदर गुहा से वृषण कोश में आने के लिए दिशा निर्देश करते हैं। जब ये वृषण जो है, ये तो उदर गुहा में बनते हैं। जब भ्रूण के विकास के 7वें महीने होते हैं, तब ये स्क्रोटम में आते हैं, भ्रूण वृषण कोश में आते हैं। तो आएंगे तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होंगे कि कैसे आए? कौन इसका गाइडलाइंस करेंगे? कौन इसको बताएंगे कि हाँ अब आपको उदर गुहा से स्क्रोटम में आना है? तो गवर्नाकुलम ही वो सारा काम करते हैं। गवर्नाकुलम वृषण को उदर गुहा से वृषण कोश में आने के लिए दिशा निर्देश करते हैं। समझ पाए बात को? ये जो गवर्नाकुलम है, एक तो काम क्या है
कि ये टेस्टिस को स्क्रोटम से जोड़ के रखे हैं, मतलब वृषण कोष से जोड़े हुए हैं। और दूसरा ये गवर्नाकुलम जो है वृषण कोष में आने के लिए दिशा निर्देश करते हैं। कब आना है, किस तरह से आना है, वो ये डिसाइड करेंगे। ठीक है। वृषण को शल्य चिकित्सा द्वारा अलग करने को ऑर्किडेक्टॉमी कहते हैं। अब ये टर्म कैसी बात है, ये मेडिकल के लिए है, आपके बोर्ड के लिए नहीं है, लेकिन जान लीजिए, इसके बारे में एक बात बताएंगे अभी। वृषण को शल्य चिकित्सा द्वारा अलग करने को ऑर्किडेक्टॉमी कहते हैं। ये शल्य चिकित्सा सर्जरी का शुद्ध हिंदी शब्द है। शल्य चिकित्सा मीन्स सर्जरी के द्वारा मतलब ऑपरेशन करके उसको निकाल देने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऑर्किडेक्टॉमी। क्या मतलब हुए कि ये स्क्रोटम से ऑपरेशन के द्वारा इस टेस्टिस को बाहर निकाल देंगे, इस क्रिया को हम लोग बोलेंगे ऑर्किडेक्टॉमी। ठीक है, ऑर्किडेक्टॉमी। इसका कारण समझ पाइए क्या है। अब कारण क्यों, इसको क्यों अलग सर्जरी के द्वारा अलग कर किया जाएगा वो भी बताते हैं। तो पहले समझ पाए ऑर्किडेक्टॉमी क्या है कि टेस्टिस को स्क्रोटम से बाहर सर्जरी के द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑर्किडेक्टॉमी। इस पर एक बात बताते हैं। चीन में जो है ऑर्किडेक्टॉमी ये प्रोसेस है जो वहाँ की कोर्ट परमिशन देते हैं कि किसी भी व्यक्ति का ऑर्किडेक्टॉमी किया जाए। तो किस व्यक्ति का ऑर्किडेक्टॉमी किया जाए, वहाँ पे जब कई रेप करते हैं, जब वो फर्स्ट रेप करते हैं तो उसको सज़ा दिया जाता है। जब वही व्यक्ति दोबारा करने की कोशिश करते हैं या दोबारा रेप करते हैं तो उनको कोर्ट ऑर्डर करते हैं कि ऑर्किडेक्टॉमी इसका जो है सर्जरी के द्वारा निकाल दिया जाए, मतलब टेस्टिस को निकाल दिया जाए सर्जरी के द्वारा। वो सीधा लिख देते हैं इन दिस पर्सन ऑर्किडेक्टॉमी ऑकर, मतलब इस पर्सन में ऑर्किडेक्टॉमी किया जाए, ताकि ना टेस्टिस रहेंगे, ना स्पर्म का निर्माण होंगे और ना ही वो वैसा काम करेंगे। तो ये इंडिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया में जिसे गैरकानूनी समझते हैं। बट चाइना एक ऐसा देश है जिन्होंने ऑर्किडेक्टॉमी को एक बहुत अच्छा पोस्ट दिए हैं। इनको जो है जुर्म करने वाले को, जैसे एक बार कोई रेप कर लिए तो उन पर पहले सज़ा सुनाया जाता है कि चलिए भाई एक बार गलती हो गया, उसको सुधरने का मौका दिया जाए। फिर जब वो दोबारा करते हैं वही गलती, तब कोर्ट उसको ऑर्डर देते हैं कि उसको ऑर्किडेक्टॉमी किया जाए। ऑर्किडेक्टॉमी का मतलब क्या होगा कि स्क्रोटम से टेस्टिस को सर्जरी के द्वारा निकाल देना। जब टेस्टिस नहीं रहेंगे तो स्पर्म का निर्माण नहीं होंगे, एंड्रोजन नहीं बनेंगे, टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेंगे, स्पर्म नहीं बनेंगे। जब टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेंगे तो फिर जो है कोई भी मेल फीमेल की ओर अट्रैक्ट नहीं होंगे। टेस्टोस्टेरोन ही ऐसा हार्मोन है जो मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो वहाँ का जो कोर्ट है वो सीधा ऑर्डर देते हैं कि ऑर्किडेक्टॉमी कर दीजिए। इंडिया में ऐसा नहीं लागू किया गया क्योंकि इसे गैरकानूनी समझा जाता है। तो यहाँ तक समझ पाएँ कि क्या क्या बताया अभी हम टेस्टिस के बारे में बताएं कि ये नर का प्राथमिक लैंगिक अंग है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसे मेल गोनेड्स भी कहते हैं। वृषण कोष में एक जोड़े होते हैं, इसकी संख्या 2 होते हैं। वयस्क में प्रत्येक वृषण अंडाकार संरचना के होते हैं। लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होते हैं और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर। वृषण उदर गुहा से वृषण रज्जु द्वारा जुड़े होते हैं। ये वृषण जो है एब्डोमिनल कैविटी से जुड़े होंगे। एब्डोमिनल कैविटी मतलब एब्डोमिनल कैविटी में ही तो ये निर्माण होते हैं, तो वहाँ से ये जुड़े होंगे। तो जिससे जुड़े होंगे उसका नाम है वृषण रज्जु। वृषण रज्जु मीन्स स्पर्मेटिड कॉर्ड उसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें बहुत सारे आर्टरी होते हैं, वैन होते हैं, मतलब सिरा होते हैं, धमनी होते हैं, जिसके द्वारा इसके पास भोजन और रक्त आते हैं। तब ना ये स्पर्म का निर्माण कर पाएंगे, एंड्रोजन का निर्माण कर पाएंगे, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कर पाएंगे। वृषण कोष से गवर्नाकुलम द्वारा जुड़े होते हैं। ये जो है वृषण जो है ये वृषण कोष के अंदर अगर किसी से जुड़े होते हैं तो किसके द्वारा जुड़े होते हैं, गवर्नाकुलम। बताए थे कि ये वाला गवर्नाकुलम है। गवर्नाकुलम क्या करते हैं, ये गाइडलाइंस भी करते हैं कि कैसे उदर गुहा से टेस्टिस स्क्रोटम में आए। इसके लिए भी कौन जिम्मेदार होते हैं, गवर्नाकुलम होते हैं। और आगे बात बताएं कि वृषण को शल्य चिकित्सा मतलब वृषण को टेस्टिस को सर्जरी बाय सर्जरी के प्रोसेस से उसे बाहर निकालने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्किडेक्टॉमी बोलते हैं। और ये चाइना में बहुत कानूनी इसको वैल्यू मान्यता प्राप्त है कि कोई अगर गलती करते हैं तो उनको ये सज़ा दिया जाएगा, और दूसरे कंट्री में ये नहीं है। चलिए ये डायग्राम जो है टेस्टिस का ही डायग्राम है। इस डायग्राम को अभी रहने देते हैं, पहले इसको लिख लीजिए, इस डायग्राम को अभी मत बनाइए।
जब इसके बाद अभी बताएंगे नेक्स्ट पॉइंट, तब उसमें इस डायग्राम का काम आएगा। तो पहले यहाँ तक नोट कीजिए, डायग्राम को भी छोड़ दीजिए, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। तो अभी हम लोगों ने क्या बात की, हम लोगों ने अभी बात किए थे वृषण के बारे में। वृषण के बारे में थोड़ा बहुत समझे क्या क्या होते हैं वृषण में। अब जो है वृषण के अंदर, अभी तक वृषण के बाहरी जानकारी लिया, वृषण के अंदर की जानकारी, कैसे ये इसके अंदर कौन है जो स्पर्म का निर्माण करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। प्रत्येक वृषण 3 परत से घिरे होते हैं। ये जो एक वृषण है, मान लेते ये एक वृषण है, ये 3 परत से घिरे होते हैं। एक परत ये हो गए, दूसरा परत और ये एक तीसरा परत। समय देखिए एक एक कवरिंग है, ये 3 परत है। तो 3 परत है। ट्यूनिका वैजिनैलिस, जिसको हम लोग बाहरी परत बोलते हैं, वो ये वाले हो गए। दूसरा हो गया ट्यूनिका अल्बिगेनिया, मध्य परत, वो ये वाले हो गए। ट्यूनिका वैस्कुलोसा, आंतरिक, ये वाले हो गए। समझ पाए, ये 3 परत है, 1, 2 और ये तीसरा परत। ये भी ट्यूनिका वैस्कुलोसा है, ये भी ट्यूनिका वैस्कुलोसा है, ये भी ट्यूनिका वैस्कुलोसा, और जितने होंगे सब ट्यूनिका वैस्कुलोसा ही होंगे। तो समझ पाए, ये 3, एक प्रत्येक वृषण जो है 3 परत से घिरे होते हैं। ट्यूनिका वैजिनैलिस, ट्यूनिका अल्बिगेनिया, ट्यूनिका वैस्कुलोसा। प्रत्येक वृषण में 250 कक्ष 250 कक्ष होते हैं, जिसे वृषण खंडक या टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। वृषण के अंदर देखिए, एक ये हो गए आपका, 1, 2, ऐसे करके एक कक्ष ये हो गए, दूसरा कक्ष हो गए, तीसरा कक्ष हो गए। ऐसे करके एक टेस्टिस में, एक वृषण में कितना कक्ष होंगे? 250 कक्ष होंगे। समझ पाए, कितना कक्ष होंगे? 250। एक टेस्टिस में 250 कक्ष होंगे, तो 2 टेस्टिस में कितना कक्ष हो जाएंगे? 250 प्लस 250 मीन्स 500 कक्ष दोनों मिलाकर होंगे। समझ पाए। प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में, अब टेस्टिकुलर लोब्यूल की बात करते हैं, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसके अंदर की बात करते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 कुंडलित नलिका होते हैं, जिसे शुक्र जनन नलिका या फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। देखिए, ये जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है, इसके अंदर भी बहुत सारा कुंडलित नली होते हैं। एक से लेकर 3 तक हो सकते हैं, 1 मिनिमम और ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं। तो सब में 1 होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे, इतना सब कुंडली में होंगे। सभी टेस्टिकुलर लोब्यूल में ये होंगे, जिसको बोलेंगे हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलेंगे। समझ पा रहे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल कहाँ होते हैं? टेस्टिस में होते हैं, मतलब वृषण में होते हैं। समझ पाए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये जो है देख रहे हैं, इसमें 2 दिए हैं, इसमें भी 2 दिए हैं, इसमें 3 दिए हैं। ये ऐसा हो सकता है 1 हो, 2 हो या 3 हो, क्योंकि ये इसकी संख्या जो होंगे, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल की संख्या कितना होंगे? 250। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं? 1 से लेकर 3 तक। ठीक है। प्रत्येक शुक्र जनन नलिका मीन्स सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, शुक्र जनन अधिच्छद, जिसको बोलते हैं सेमनीफेरस एपिथेलियम। देखिए, इसमें क्या है कि आपको हिंदी वाला टर्म में कई जगह आप कन्फ्यूज कीजिएगा, इसी लेके आप इसमें इंग्लिश वाला ही शब्द को याद रखिए तो अच्छा याद रहेंगे। देखिए, जैसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और टेस्टिकुलर लोब्यूल में हिंदी जब देखिएगा तो वृषण खंडक, और यहाँ पर क्या होगा? शुक्र जनन नलिका। और आगे पढ़िएगा शुक्रजन, तो कन्फ्यूज कर जाइएगा, इसलिए कर इंग्लिश टर्म को याद रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेंगे। प्रत्येक शुक्र जनन नलिका किसको बोलेंगे? ये टेस्टिकुलर लोब्यूल को। प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, प्रत्येक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में सेमनीफेरस एपिथेलियल एक परत से घिरे होते हैं, जिसका नाम है सेमनीफेरस एपिथेलियम। ये जो है, ये देख रहे लाइनिंग से घिरा होता है। अब इतना छोटा है कि इसको हम लोग माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते हैं, और हम लोग इस बोर्ड पर बना रहे हैं तो बहुत छोटे होंगे। तो इसमें एक परत से ये घिरे होते हैं, जिस परत का नाम है सेमनीफेरस एपिथेलियम। ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 कोशिका होते हैं। ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देख रहे हैं, एक इसके अंदर 2 कोशिका होते हैं, 2 प्रकार का कोशिका होते हैं। वैसे बहुत सारे कोशिका होते हैं, लेकिन 2 प्रकार के कोशिका होते हैं। कोशिका का नाम क्या क्या है? एक है शुक्राणुजन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल। दूसरा होते हैं सर्टोली सेल या फिर सपोर्टिंग सेल।
इसके अंदर, किसके अंदर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो कोशिका होंगे। कौन कौन से होंगे, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल। अब ये दोनों का काम क्या है, स्पर्मेटोगोनिया का काम है शुक्राणु का निर्माण करना, और सर्टोली सेल जो है स्पर्मेटोगोनिया को भोजन पोषण प्रदान करते हैं ताकि ये स्पर्म का निर्माण कर सके। समझ पाए बात जो, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे अभी। तो ये डायग्राम अब समझ पाए होंगे क्या है, इससे जो है एपिडाइडमिस जुड़े होते हैं। ये एक नली है जिसके द्वारा यहाँ पे देखिए ये जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इसके अंदर स्पर्म का निर्माण हुए, ये यहाँ से एक नली के द्वारा एपिडाइडमिस में चले गए। यहाँ पे भी वही होंगे, यहाँ पे भी बनेंगे। तो समझ पाए कि टेस्टिस के अंदर जब हम लोग संरचना को देखते हैं तो टेस्टिस के अंदर क्या दिखाई देते हैं, तो टेस्टिस के अंदर हमें यह दिखते हैं कि वो 3 परत से घिरे होते हैं, ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका एल्बुगिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये तीनों परत से ये घिरे होते हैं, और इसके अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं, कक्ष होते हैं, मतलब कमरा टाइप का होता है। देखिए एक कक्ष ये हो गए, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, ऐसे करके 250 कक्ष होते हैं एक टेस्टिस में, एक वृषण में। तो ओवरऑल 2 वृषण होते हैं तो 500 कक्ष हो जाएंगे दोनों मिलाकर। एक में कितना हुआ, 250। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक कक्ष का क्या नाम दिया गया है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये एक कक्ष का नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या है, 1 से 3 तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। 1 2, इसमें भी 2, इसमें 3 है, किसी में 1 भी हो सकते हैं। तो कितने होंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, क्या होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर भी 2 कोशिका होते हैं। कौन कौन कोशिका होते हैं, एक होते हैं स्पर्मेटोगोनिया और दूसरा होते हैं सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया का काम है स्पर्म का निर्माण करना, और सर्टोली सेल जो है स्पर्मेटोगोनिया को पोषण प्रदान करेंगे ताकि ये स्पर्म का निर्माण कर सके। तो यहाँ तक समझ में। अब इस डायग्राम को बनाना है आपको। डायग्राम बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होंगे, बहुत ईजी है, ज़्यादा इसमें कुछ लिखना नहीं है। अब 3 परत का नाम हमारे बोर्ड में जगह नहीं था, आप नाम को यहाँ पे दर्शा सकते हैं। बाहरी परत है ट्यूनिका वेजिनलिस, इसमें दर्शाइएगा, ये है ट्यूनिका वेजिनलिस। दूसरा है ट्यूनिका एल्बुगिनिया, ट्यूनिका एल्बुगिनिया। और ये जो परत है, ये परत को क्या बोलेंगे, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। समझ पाए, चलिए इनको अब नोट कीजिए। इसके बाद और थोड़ी सी है एक क्लास, एक वीडियो और लेंगे छोटा सा। तो अभी हम लोगों ने समझे कि इंटरस्टिशियल सेल 2 तरह का, उसके अंदर किसके अंदर 2 तरह का कोशिका थे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 प्रकार की कोशिका थे। कौन कौन कोशिका थे, एक थे सर्टोली सेल और दूसरा थे स्पर्मेटोगोनिया। तो दोनों का कार्य क्या है, स्पर्मेटोगोनिया अर्धसूत्री विभाजन कर शुक्राणु का निर्माण करता है, और दूसरा जो है सर्टोली सेल स्पर्मेटोगोनिया को पोषण प्रदान करते हैं। बताएं कि दोनों का कार्य क्या है, कि जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 कोशिका हैं, 2 प्रकार के कोशिका हैं, पहला कोशिका का नाम है स्पर्मेटोगोनिया और दूसरा कोशिका का नाम है सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म का निर्माण करेंगे, सर्टोली सेल स्पर्मेटोगोनिया को भोजन प्रदान करेंगे। 2 या 2 से अधिक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, 2 या 2 से अधिक मान लेते हैं। एक ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है, एक ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल है। इसके अंदर 1 या 1 से अधिक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। मान लेते हैं एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ये है, दूसरा ये है, 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मान लेते हैं, या 2 से अधिक 3 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो 2 या 2 दोनों के बीच में देखिए कुछ स्पेस है, वही कह रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच खाली जगह होते हैं, जिसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इस खाली जगह को इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल, यहाँ पर भी कोशिका पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे कोशिका पाए जाते हैं। उस कोशिका को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, या फिर उसी का नाम है लिडिक सेल। इंटरस्टिशियल सेल का शब्द बहुत कम प्रयोग किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं लिडिक सेल। लिडिक सेल कहाँ पे पाए जाते हैं, 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में पाए जाते हैं। 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में खाली जगह होते हैं, उसी खाली जगह पर लिडिक सेल पाए जाते हैं। लिडिक सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा। लिडिक सेल एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करता है। ये जो लिडिक सेल है यहाँ पर, ये एक प्रकार का हार्मोन का निर्माण करते हैं। उस हार्मोन का नाम है एंड्रोजन। अभी एंड्रोजन का काम क्या है, एंड्रोजन हार्मोन शुक्राणु के निर्माण को नियंत्रण करता है। जो स्पर्मेटोगोनिया इसके अंदर है, इसके अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है, वो जो स्पर्म का निर्माण करेंगे उसको नियंत्रण कौन करेंगे, तो ये सर्टोली लिडिक सेल करेंगे। सर्टोली सेल तो इसको भोजन दे रहे हैं, बट इसका नियंत्रण ये करेंगे।
कौन करेंगे? लिडिक सेल। लिडिक सेल क्यों करेंगे? क्योंकि वो एंड्रोजन हार्मोन को बना रहे हैं। एंड्रोजन हार्मोन ही जो है स्पर्म के निर्माण को नियंत्रण करते हैं। अब जो है, अब टेस्टिस के बारे में पूरा कहानी पता चले कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर अंदर बाहर पहले समझे कि क्या है, उसके बाद उसके अंदर जाके देखें कि उसमें 250 कक्ष पाए जाते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं। प्रत्येक कंपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से लेकर 3 तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच अंदर में दो प्रकार की कोशिका होते हैं। एक कोशिका होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, दूसरा टाइप कोशिका होते हैं सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं? ये स्पर्म का निर्माण करते हैं। और सर्टोली सेल क्या काम करते हैं? सर्टोली सेल स्पर्मेटोगोनिया को पोषण प्रदान करते हैं। अब 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में एक खाली जगह होते हैं, उस खाली जगह में कुछ कोशिका पाए जाते हैं, उस कोशिका को बोलते हैं लिडिक सेल। और लिडिक सेल क्या करते हैं? ये एंड्रोजन का स्राव करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी पूछ सकते हैं, एंड्रोजन का स्राव कौन करते हैं? तो लिडिक सेल। ऑप्शन में दे दिया जाएगा स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली सेल, लिडिक सेल, और एक कोई नाम दे देंगे। तो आपको ऑप्शन क्या चूज करना है? लिडिक सेल एंड्रोजन का स्राव करता है। एंड्रोजन का कार्य क्या है? एंड्रोजन हार्मोन जो है स्पर्मेटोगोनिया को स्पर्म बनाने में नियंत्रण करते हैं, मतलब शुक्राणु का नियंत्रण काम करते हैं ये एंड्रोजन। और टेस्टिस का कार्य क्या होगा? शुक्राणु का निर्माण, एंड्रोजन। और दूसरा है मेल सेक्स हार्मोन, जिस हार्मोन से बताया टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं, यही वो हार्मोन है जो महिलाओं की तरह या फीमेल की तरह मेल को अट्रैक्ट करते हैं। और फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं। प्राइमरी सेक्स हार्मोन ये बतलाते हैं कि वो मेल है और ये फीमेल है। तो टेस्टोस्टेरोन अगर किसी बॉडी में प्रेजेंट है तो वो मेल है, अगर उसमें एस्ट्रोजन प्रेजेंट है तो वो फीमेल है। टेस्टोस्टेरोन हमेशा एस्ट्रोजन की ओर आकर्षित होते हैं। तो समझ गए, ये कह सकते हैं कि मेल सेक्स हार्मोन और स्पर्म दोनों अलग अलग चीज़ है। स्पर्म का काम है नए जीव का निर्माण में मदद करना, और मेल सेक्स हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स हार्मोन बोलते हैं जिसको, उसका काम क्या है? वो पहचान कराता है कि ये किस लिंग के हैं, नर है या मादा है। तो यहाँ तक समझ पाए कि क्या है वृषण के बारे में पूरा कहानी समझ पाए, वृषण का स्ट्रक्चर भी बताएं। अब छोटा सा एक डायग्राम बनाना है, तो इसको नोट कीजिए। छोटा सा साइड में हम एक डायग्राम बता देते हैं। डायग्राम आप सब समझ गए, फिर भी डायग्राम को हम बनवा देते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा, समझ में ज़्यादा आएंगे। पहले इनको नोट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में। मान लेते हैं ये एक सेमनीफेरस टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ये दूसरा टेस्टिकुलर लोब्यूल है, और ये तीसरा टेस्टिकुलर लोब्यूल है। इसको हम लोग ऐसे समझ लें कि 3 टेस्टिकुलर लोब्यूल मैक्सिमम, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, दूसरा है, तीसरा है। ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में है, इसको मान लेते हैं क्या है? एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है। इसको क्या मान लिया? टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और इसको क्या मान लिए? इसको मान लिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स, ठीक है, समझ पाए यहाँ तक? अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बताएं 2 प्रकार की कोशिका होते हैं, एक होते हैं स्पर्मेटोगोनिया और दूसरा होते हैं सर्टोली सेल। ये जो बड़े वाले हैं ये सर्टोली सेल हैं, और इसमें छोटे वाले जो होंगे ये होंगे स्पर्मेटोगोनिया सेल। सब में नहीं बना रहे हैं, सब में यही प्रोसेस होंगे, सब में इसी तरह बनेंगे। ये बन गया। इसको क्या बोलेंगे? लिडिक सेल, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। और ये छोटा वाला सेल को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये स्पर्मेटोगोनिया बताएं कि अर्धसूत्री विभाजन करके शुक्राणु का निर्माण करते हैं। ये पहला अर्धसूत्री करेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे, दूसरा करेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे, और फाइनली स्पर्म बना लेंगे। इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और इसको क्या बोलेंगे?
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये क्या हो गए, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट। अब देखिए एक सेमनीफरस ट्यूब्यूल से, ये दूसरा सेमनीफरस ट्यूब्यूल से, ये तीसरा है। ये सबों के बीच एक खाली जगह है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस हो गया। इंटरस्टिशियल स्पेस में सेल भरे पड़े होते हैं। इस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, लिडिक सेल। समझ पाए इस डायग्राम को। सबसे पहले हम लोग क्या लिए कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को एलएस कट किए, लंबवत रूप से कट किए, अनुप्रस्थ रूप से कट किए, तो उसमें हमें 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई दिए। 1 2 3 तीनों सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को पूरा डिटेल से नहीं बनाया है, एक को बनाकर छोड़ दिए। देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो एक को बनाए इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को जब देखें, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 प्रकार की सेल है, एक है सर्टोली सेल और दूसरा है स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया अर्धसूत्री विभाजन करके स्पर्मेटोसाइट या फिर स्पर्मेटिड यही शुक्राणु होते, यही स्पर्म में बदल जाएंगे स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटिड का निर्माण किए, स्पर्म का निर्माण किए। ये अर्धसूत्री विभाजन किए। अर्धसूत्री विभाजन में 2 बार विभाजन होते हैं। पहला विभाजन में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, दूसरा में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे और फाइनली स्पर्मेटिड बन जाएंगे। ये बनने के लिए इसको कौन नियंत्रित करेंगे, लिडिक सेल, क्योंकि लिडिक सेल एंड्रोजन हार्मोन को स्राव करते हैं और एंड्रोजन हार्मोन इसको नियंत्रण करेंगे। और ये सर्टोली सेल क्या करेंगे, ये स्पर्मेटोगोनिया को जो है भोजन प्राप्त करवाएंगे ताकि ये प्रक्रिया कर सके। समझ पाए। ये स्ट्रक्चर आपका हो गया किसका। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा करे, डायग्राम में ऐसे पूछ देते हैं मान लीजिए, तो क्या कैसे इस पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे। इस पर क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि सर्टोली ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन सचित्र वर्णन करें या चित्र बनाएं, तो आप ऐसा चित्र बना सकते हैं। समझ पाए। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 प्रकार की सेल, सर्टोली सेल, स्पर्मेटोगोनिया। सर्टोली सेल स्पर्मेटोगोनिया को भोजन प्राप्त करेंगे, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म का निर्माण करेंगे और इस स्पर्म का निर्माण के लिए बाहर में लिडिक सेल होते हैं जो एंड्रोजन का स्राव करते हैं और इसको नियंत्रण करते हैं। यहाँ तक वृषण का कहानी खत्म होते हैं। अब इसके बाद हम लोग सहायक नलिका या एसेसरी डक्ट के बारे में कल बात करेंगे। आज यहीं तक, इनको नोट कीजिए और वीडियो को सबको कम से कम कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट और लाइक कीजिए ताकि हमको ये पता चले कि कौन कौन वीडियो को देखे हैं।